आज का हमारा शीर्षक है 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण। आज भारत सरकार द्वारा संविधान के 103वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किए गए 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण की हम लोग चर्चा करेंगे। आरक्षण क्या होता है, सकारात्मक कार्रवाई क्या है, आरक्षण का दर्शन क्या है, आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, आरक्षण पे न्यायपालिका का नज़रिया क्या है, आरक्षण का आधार क्या है, संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, साथ ही लेटेस्ट प्रयास से, सरकार के नवीनतम प्रयास से किन वर्गों को किस हद तक फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका नाम है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। समाज का एक वह वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसकी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति मुख्यधारा के लोगों से कम है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा 10% आरक्षण दिए जाने की पहल की शुरुआत की गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकार की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से, भाग 3 के तहत। भाग 3 का आर्टिकल 14 कहता है विधि का शासन। द हाई यू आर द लॉ इज ऑलवेज हायर देन यू। मतलब जाति पाति रंग रूप वर्ण के आधार पर किसी के साथ, किसी व्यक्ति के बीच विरोधाभास नहीं ज्ञापित किया जाएगा, किसी के साथ असमानता के व्यवहार नहीं किया जाएगा। उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 15 कहता है शैक्षणिक संस्थाओं में जरूरत पड़ने पर शैक्षिक संस्थाओं में सरकार द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 16 कहता है कि लोक सेवा में, सरकारी सेवा में सरकार द्वारा उपयुक्त वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा ताकि उनका प्रतिनिधित्व हो सके। मतलब रिजर्वेशन को अगर हम समझें तो दूसरे शब्दों में रिजर्वेशन का अभिप्राय रिप्रेजेंटेशन से लिया जाता है। आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ती है कि किसी विशेष वर्ग का व्यवस्था के कार्यपालिका में, विधायिका में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं माना जाता है, नहीं हो पाता है। और ऐसे में कल्पना किया गया है कि समाज में मल्टीकल्चरल व्यवस्था में अगर किसी व्यवस्था में अगर मुख्यधारा की नीति में समाज के किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो ऐसे में विकास का, समरूपता का, समभाव का दर्शन पूरा का पूरा सफल नहीं हो सकता है। इसी आलोक में भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है सामाजिक शैक्षणिक आधार पर आरक्षण देने की। अर्थात भारत में जिन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा उसका मूल्यांकन सामाजिक शैक्षणिक आधार पे होगा। मतलब सामाजिक शैक्षणिक कोई जाति नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक एक वर्ग है। कल्पना किया गया है कि एक पूरा का पूरा वर्ग, एक क्लास जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से मुख्य धारा में आने से पिछड़ गया है, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें विशेष प्रावधान दिया जाए। भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहले इन वर्गों की पहचान करने के लिए वर्ष 1953 में 1953 में स्वतंत्रता सेनानी संविधान सभा के सदस्य रहे काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया, जिसके प्रतिवेदन में जातियों की संख्या के बारे में कहा गया कि देश में 3000 के आसपास जातियां हैं। और चूँकि उस समय देश
नया नया आज़ाद हुआ था, देश इस स्थिति में नहीं था कि ज्ञात हो कि भारत के विभाजन के बाद, और भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था। उसके बाद देश के राष्ट्र निर्माताओं को, सरकार को लगा कि अगर इसके ठीक बाद अगर हम वर्ग जाति के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं तो वह देश की बुनियाद को कहीं न कहीं कमज़ोर करने का काम करेगा। अर्थात 1932 में जो कॉमनल पंचायत के तहत हुआ था, भारत सरकार उसे दोबारा दोहराने का प्रयास नहीं रही थी। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि काका कालेलकर साहब की अध्यक्षता में थी, उसके प्रतिवेदन को लागू नहीं किया जा सका। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिस विचारधारा के लागू होने का समय आ जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वर्ष 1978 में केंद्र में एक नई सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री होते हैं और उन्होंने वर्ष 1978 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं। यह आयोग अपना प्रतिवेदन वर्ष 1980 में सौंपती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि भारत में किसी भी आयोग का गठन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के सेक्शन 6 की धारा 6 के साथ की जाती है। मतलब इससे सांविधिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट प्राप्त होता है। जबकि जो कमेटी होती है, कमेटी के साथ कमेटी एक कार्यपालिका के आदेश से बनाया जाता है, जिससे कि जिसके ऊपर संवैधानिक मुहर लगा नहीं होता है। यही कारण है कि जितनी भी संवैधानिक आयोग बनाई जाती है, उन्हें अपने रिपोर्ट के साथ साथ एक ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। बहरहाल 1980 में BP मंडल आयोग, जिसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं, की रिपोर्ट जमा करते समय केंद्र में सरकार बदल चुकी थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को तत्काल प्रभाव से लागू करना समुचित नहीं समझा। देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री, जो कि बाद में देश के राष्ट्रपति बने, रामास्वामी वेंकटरमन ने इस दिशा में संसद के पटल पे एक बयान भी दिया था। मंडल आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह बात रखी कि इस देश में पिछड़ों की आबादी 52% है। 52% लोग इस देश में पिछड़े हैं। और जब हम पिछड़े की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब को इससे परे रखा जाता है, क्योंकि संविधान में ही यह प्रावधान कर दिया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके जनसंख्या के अनुपात में लोक सेवा में आरक्षण प्रदान की जाएगी, जिसका अर्थात 22.5% सीटों पे आरक्षण प्रदान की जाएगी, जो कि लागू भी हुआ। कालांतर में मंडल आयोग के प्रतिवेदन के बाद, प्रतिवेदन देने के 10 साल के बाद केंद्र में एक नई सरकार आती है, जनता दल संयुक्त मोर्चा की सरकार आती है। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 7 अगस्त 1990 को यह घोषणा किया कि हम मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करेंगे और इसके तहत पिछड़े वर्गों के लोगों को 27% आरक्षण व्यवस्था किया जाएगा। 27% आरक्षण लोक सेवा में मुहैया कराया जाएगा। अर्थात
संविधान के अनुच्छेद 16 को व्यवहार में लाया जाएगा। इस समय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात नहीं की गई थी, ऐसी कोई पहल उस समय नहीं आई। बहरहाल 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने घोषणा किया। इसकी पुनरावृत्ति लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त 1990 को किया जाता है और सरकार के इस फैसला के खिलाफ देश में आरक्षण पाने वालों और आरक्षण के खिलाफत करने वाले, मुखालफत करने वालों के बीच सड़क से लेकर संसद तक एक द्वंद्व छिड़ती है। परिणाम स्वरूप मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बेंच द्वारा 6 और 3 के बहुमत से 16 नवंबर 1992 ऐतिहासिक तिथि है यह, 16 नवंबर 1992 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया और इस फैसले का जो नाम था वह था इंदिरा स्वाने बनाम भारत संघ। दरअसल देश के विभिन्न न्यायालयों में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे पिटिशनर्स ने, बहुत सारे याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में याचिका दायर की, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में इंदिरा स्वाने एवं अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। और अपने इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व अगर समाज के मुख्य धारा में, डिसीजन मेकिंग में, प्रशासन में नहीं है तो उन्हें यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दरअसल जिसे हम रिजर्वेशन कह रहे हैं, जिसे हम आरक्षण कह रहे हैं, मूलभूत रूप से यह अफर्मेटिव एक्शन है, यह एक सकारात्मक कार्रवाई है। अर्थात यह किसी वर्ग को किसी के शर्त पे नहीं दिया जा रहा है, अपितु तमाम वर्ग को, समाज के तमाम अग्र पिछड़े वर्ग को एक पंक्ति में खड़ा होने का मतलब लॉन्चिंग पैड एक मुहैया करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक टैग कर दिया उस फैसले में कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं हो सकती है। मसलन इस देश में 22.5% आरक्षण संविधान के लागू होने से ही समय था। इसका मतलब था कि 50% के दायरा को छोड़ते हुए आरक्षण की सीमा पिछड़े वर्गों के लिए 27.5% से अधिक नहीं हो सकती थी। और ऐसे में तय किया गया कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के भावना निर्णय का सम्मान करते हुए आरक्षण की कुल सीमा 27.5% सुनिश्चित करने का काम किया गया था। यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि तमिलनाडु देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर है और वहाँ 69% आरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसका आधार यह है कि तमिलनाडु के आरक्षण संबंधी प्रावधान को संविधान के 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है। और जैसा कि ज्ञात है 9वीं अनुसूची संविधान सभा में पहले संशोधन के माध्यम से वर्ष 1951 में शामिल किया गया था। और जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया सकता है। या दूसरी बात है कि वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कोयलहो केस में एक वार्निंग दिया है, एक चेतावनी दिया है कि जरूरत पड़ने पे हम 9th शेड्यूल को भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ला सकते हैं। मौजूदा समय में 284 ऐसे विषय हैं जो कि 9th शेड्यूल के अंग हैं, 9th शेड्यूल में समाहित किए गए हैं। एक प्रश्न आता है कि पिछड़े वर्गों को ओबीसी क्यों कहते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ओबीसी क्या है, ईबीसी क्या है, एमबीसी क्या है। ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एमबीसी 4 शब्द ऐसे हैं जो लोगों को तकनीकी रूप से कभी कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। तो बैकवर्ड क्लास, इसका मतलब होता है वे सभी क्लास जो पिछड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा में आने में अपने आप को थोड़ा
संकोची पाते हैं। तो बीसी की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत न सिर्फ ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी सारे आ जाते हैं। इसकी एक वानगी देखने को मिलती है संविधान के आर्टिकल 243D में, जहां पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है, पिछड़ेपन की बात की गई है, तो उसमें एससी और एसटी का भी जिक्र किया गया है। अब प्रश्न है कि ओबीसी क्या है? तो 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद माना गया कि समाज में एससी और एसटी के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास नाम दिया गया। अर्थात बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत तमाम लोग जिन्हें सरकार द्वारा अफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है वे आते हैं, जबकि ओबीसी अवधारणा का कंसेप्ट 16 नवंबर 1992 को अंतिम रूप से सामने आया। मंडलवाद में इसका जिक्र किया गया था। जबकि ईबीसी दरअसल कुछ राज्य ऐसे हैं, उनमें से एक राज्य है बिहार। बिहार सरकार ने वर्ष 1978 में बीपीएससी देने वाले छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न भी आता है कि मुंगेरी लाल आयोग का जिक्र कीजिए। वर्ष 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने तय किया कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक कुछ जातियां हैं जो धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, जबकि कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें सही लाभ, समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने सबसे पहले इसे दो भागों में बांटा, बीसी ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, नेक्स्चर 1 और नेक्स्चर 2। और एमबीसी का अर्थ होता है, यह दरअसल एक पॉलिटिकल टर्म है, राजनीतिक टर्म है, जिसे प्रायः आमतौर पे ईबीसी के संदर्भ में यूज किया जाता है। एक वैसे पिछड़े वर्ग जो कि अत्यधिक पिछड़े हैं। अब एक चीज़ महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष भारत सरकार ने एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया है और तय किया है कि ओबीसी वर्ग क्लास को दिया जा रहा 27% आरक्षण को 3 प्रकार के स्लैब में बांटा जाएगा। 9%, 9%, 9%। इसका विस्तृत अध्ययन अभी आना बाकी है, क्योंकि सरकार ने इस आयोग की अभी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है, और अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण के पीछे दर्शन यह है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा के रूप में उभर सकता है और चुनावी वर्ष में सरकार के लिए ऐसा कोई निर्णय लिया जाना कठिन है। सरकार ध्यान देने की बात यह है कि सरकार द्वारा एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को अभी नोटिफाई, अधिसूचित नहीं किया गया है। जबकि हम सबको पता है कि शेड्यूल्ड क्लास के हितों की रक्षा करने के लिए एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का गठन किया गया है। मौजूदा समय में रामा शंकर कठेरिया, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा से सांसद हैं, वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि नंद कुमार साई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार मौजूदा दौर में 27% आरक्षण ओबीसी को, 15% आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट को, 7.5% आरक्षण शेड्यूल्ड ट्राइब को दिया जाता है। वर्ष 2007 में एक नए घटनाक्रम में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने यह तय किया कि देश के शिक्षण संस्थाओं में भी ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अर्थात जो काम मंडल आयोग के तत्वावधान में 16 नवंबर 1992 को
लोक सेवा की नियुक्ति के संदर्भ में कर दिया गया था, उसे शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल के बाद 2007 में लागू किया गया और उसके लिए सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी संस्थानों में 54% सीटें बढ़ाई गई। और इसका दर्शन यह था कि बिना किसी वर्ग के विद्यार्थियों के हितों को नुकसान और बिना किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व को कम किए हुए पिछड़े वर्ग के बच्चों को आरक्षण दिया जाए। अर्थात एक समानांतर लकीर, लेकिन पहले वाली लकीर से बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया गया। मौजूदा दौर में, वर्तमान दौर में आरक्षण चर्चा में है और इसका कारण यह है कि भारत सरकार ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से देश में आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का प्रस्ताव किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के घोषणा के आलोक में 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में एक बिल पारित किया गया और इसके बाद थावरचंद गहलोत, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा बिल पेश किया गया। और किसी भी बिल को कानून बनने में 3 प्रक्रिया होती है: फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में संबंधित विधेयक को पटल पे रखा जाता है, स्पीकर का आदेश दिया जाता है और द्वितीय वाचन में उस विधेयक के तमाम प्रसंगों, तमाम नियम, उपनियम, क्लॉजेज पे वाद प्रतिपाद, संवाद स्थापित होता है। जबकि तीसरे चरण और आखिरी चरण जो होता है उसमें मतदान किया जाता है और मतदान की स्थिति न होने पे सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है, पारित किया जाता है। इसी घोषणा स्पीकर करता है और यही प्रक्रिया फिर दूसरे सदन में दोहराई जाती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन की प्रक्रिया। तो EWS बिल, जो कि 124वें संविधान संशोधन के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन संविधान में पारित होने के बाद यह 103वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार 73वें संविधान संशोधन का सरोकार पंचायतों को, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से है, उसी प्रकार भविष्य में 130वें संविधान संशोधन का आशय आर्थिक आधार पे 10%, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे 10% आरक्षण के नाम से जाना जाएगा। बहरहाल 8 जनवरी को यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ऐसा बहुत कम हुआ है देश के इतिहास में कि जिस दिन विधेयक प्रस्तुत किया जाता हो उसी दिन तीनों चरण को पार करके वह दूसरे सदन में चला जाता है। जबकि ठीक इसके अगले दिन 9 जनवरी 2019 को, ज्ञात हो कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि गांधी जी, महात्मा गांधी, जो गिरमिटिया एक्ट के तहत जो हमारे देश के लोग विदेश में जाते थे काम करने, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे अफ्रीका से और उन्हीं के स्मरण में यह दिवस राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 2019 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित कर दिया गया और इसके 2 दिन बाद अर्थात 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उसे अपने हस्ताक्षर और अपने सील के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया कि अब वह विधेयक बन चुका है। अर्थात देश में अब आरक्षण की कुल सीमा 49.5% प्लस 10% इजकल टू 59.5% हो गई है। अर्थात अब प्रतिस्पर्धा के आधार पे, मेधा सूची के आधार पे 100 में से 40.5% सीटों पे चयन की जाएगी, जबकि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 59.5% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। या कहिए कि एक
वैसा वर्ग जिसे प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिल पाता है, उसे प्रतिनिधित्व की धारा में लाने का प्रयास किया गया है। अब प्रश्न है कि इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ तो क्या इसके लिए यह आवश्यक नहीं था कि आधे से अधिक राज्यों द्वारा इस विधेयक का 103वें संविधान संशोधन को रेटिफाई किया जाता, अनुसमर्थन किया जाता। जैसा कि हमें याद होगा कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब पारित किया गया था, या कुछ और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो होते हैं उनमें उनके तहत 50% से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक होता है। लेकिन इस केस में ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं था। लेकिन 10% आरक्षण दिया जाना विवादों के घेरे में आ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सवर्णों को खुश करने के लिए दिया गया आरक्षण है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में कहीं भी सवर्ण शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में इस संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती मिली है। वैसे तो कई केसेस आए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर किया जा रहा है वह है कृष्णकांत मिश्रा बनाम भारत संघ नाम का वाद याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई है। अब प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि न्यायपालिका ने इस पूरे प्रोसीजर में कहीं कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। बहरहाल सिविल सर्विसेज के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, खासकर जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि आरक्षण से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय विवादास्पद चीज़ों को नहीं छूना है। बिल्कुल वही भाषा बोलना है जो संविधान कहता है। यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ दूंगा, लोक सेवकों की आरक्षण चाहे सी समाज के लिए हो, एसटी के लिए हो, ओबीसी समाज के लिए हो, चला रहा है। लेकिन विधायिका से हमारा अभिप्राय लोकसभा और विधानसभा से होता है, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो विधायिका में आरक्षण को प्रदान करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। अर्थात संविधान की ये मूल भावना है, वह कहता है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के बाद, संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात 26 जनवरी 1950 से लेकर 25 जनवरी 1960 तक आरक्षण दी जाएगी विधायिका में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों और विधायकों को। लेकिन उस सीमा को प्रत्येक 10 वर्ष के बाद बढ़ा दिया जाता है। मतलब संशोधन कुछ ऐसे होता है कि अब आरक्षण की सीमा संविधान लागू होने से 20 वर्ष हो जाती है, फिर 30 वर्ष हो गई है। मौजूदा दौर में 25 जनवरी 2020 तक भारत में संविधान के लागू होने से एससी और एसटी वर्ग के लोगों को संसद और विधानमंडल के निचले सदन में आरक्षण संविधान लागू होने के 70 साल बाद तक प्रोवाइड किया जाने का प्रावधान है। संभव है इस मियाद को पूरे होने से पहले एक और संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी सीमा को आगे बढ़ाकर 80 साल कर दिया जाए। अब प्रश्न है कि आरक्षण कितना अपरिहार्य है, कितना वांछनीय है। क्या आरक्षण सारे समस्याओं का समाधान है? लेकिन कहते हैं ना कि जब समुद्र में स्नान करने का मौका ना मिले तो तालाब में स्नान करके भी संतुष्ट होना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास व्यापक संरचना का विकास नहीं हुआ है, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है, समाज के प्रत्येक तबकों तक मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पहुंची है, परचेजिंग पावर पैरिटी की कमी है। ऐसे में तात्कालिक आधार पे लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, साथ की जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूरा करने हेतु इस प्रावधान को अंगीकार किया गया है।
और देखा गया है कि आरक्षण से समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, उनमें अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई का बोध होता है। और ऐसा नहीं है कि यह प्रावधान सिर्फ भारत में है, अमेरिका में भी जो लोग मुख्य धारा में ब्लैक्स, निग्रो वंचित रह गए थे, उन्हें भी यह प्रावधान दिया जाता है। कभी कभी इस देश में महिलाओं को आरक्षण की बात चलती है, और कभी कभी क्या एक तरह से कहा जाए कि हर समय अंतराल पे यह बात उठती रहती है। मौजूदा दौर में भी बात चल रही है कि महिलाओं को, राहुल गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हमारी पार्टी की जहाँ जहाँ जिन राज्यों में सरकार है, वे सरकारें अपने विधानसभाओं, अपने विधानमंडल से पारित करेगी, विधेयक पारित करेगी, भारत सरकार से अनुनय करेगी कि वे महिलाओं को संसद में आरक्षण दे। बहरहाल इस चर्चा को विराम देते हुए मैं तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार जी की एक पंक्ति को उद्धृत करूंगा, जो उन्होंने बड़े ही मर्माहत होते हुए मार्मिक स्वर में वर्ष 2011 में तब कहा था, जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं किया गया था, उस पर काफ़ी अव्यवस्था फैली थी, और उन्होंने अपनी पीड़ा को कुछ इस तरह से, अपने भाव को कुछ इस तरह से व्यक्त किया था, पंख भी है, आसमां भी है, फिर न उड़ने की मजबूरी कैसी, लगता है आत्मा में संस्कारों की कील ठोक दी गई है। ऐसे में इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहा है कि आरक्षण के दृष्टांत को समझते हुए, उसके दर्शन को समझते हुए, बगैर किसी पूर्वाग्रह और वैमनस्य उसके प्रोज कॉन्स में जाते हुए हमें एक संतुलित, सीमित, परिहार, समावेशी और सतत उत्तर लिखने के लिए प्रयास करना है। धन्यवाद, नमस्कार।